दोस्तों, औरत जब तक अपने संस्कारों के दहलीज में तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताती है तब तक उसका जो ज़िंदगी होता है बड़े खुशहाल तरीके से बीतता है। लेकिन जिस दिन से वह एक औरत अपनी ज़िंदगी के पल रहे सारे दहलीजों संस्कारों को ताक पे रखती है और उसी दिन से अपनी ज़िंदगी को जीने का एक ज़रिया बना लेती है, समझ लो उसी दिन से उस औरत का जो पूरा परिवार होता है उसी की वजह से तहस महस हो जाता है, जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर पाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने पति के साथ रहते हुए अपने घर के दहलीज को इस तरह पार कर जाती है जिसकी वजह से वह कई रिश्तों में जुड़ जाती है। एक दिन उस महिला के निर्मम तरीके से 7 टुकड़ों में हत्या हो जाता है। लेकिन जब वह महिला सीधा एक कुएं में मिलती है तो लोग सोचकर और समझकर हैरान रह जाते कि आखिर जो होता इस महिला के पीछे का कारनामा क्या रहा होगा, रहस्य क्या रहा होगा। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है या घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ही जाना माना जिला पड़ता है अब झांसी, और उसी से सटा हुआ एक टोड़ी फतेहपुर थाना पड़ता है, और उसी में ही इधर एक किशोरपुरा गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले विनोद पटेल होते हैं। उनका जो परिवार होता है एक किसान वाला परिवार होता है। उनके पास काफ़ी सारे फालतू जानवर भी होते हैं। उन्हीं जानवरों के लिए जो होता है वह दिन रात सेवा पानी में लगे रहते हैं। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक अब 13 अगस्त साल 2000 इसी साल 25 का ही दोपहर का टाइम होता है। तो उसी वक्त विनोद पटेल जो होते हैं अपने पशुओं के अब चारा लेने के लिए ठीक अपने गांव के बाहर अपने खेत में पहुंचते हैं, और जैसे ही पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक कुआं है। कुएं के पास जो होते काफ़ी सारे मौके पर कुछ पंछियाँ उड़े और बैठ रहे होते हैं। विनोद पटेल जो होते हैं उसी वक्त अब कुएं के पास जब जाते जैसे करीब पहुंचते हैं तो उनके नाक में बड़ी तेज़ जो होता है गंध आता है। उसी समय उनके मन में काफ़ी सारे शंका हो जाते हैं। उसी शंका के बीच जो होता है वह जैसे ही विनोद पटेल अपनी निगाह अब कुएं में डालते देखते कि उसमें जो होता है 2 बोरियां तैर रही होती है। उसी के ऊपर कुछ पंछियाँ बैठी होती है। उन्हीं के मन में काफ़ी सारे शंका हो जाते हैं, और इसी बीच इसकी जो सूचना होता है विनोद पटेल अपने गाँव वालों को दे देते हैं। अब किशोरपुरा के गांव के लोग जब खबर पाते हैं और पाने के बाद लोग तरह तरह की बातें करते हुए उधर विनोद के खेत में पहुंचते हैं। वह भी अपनी नज़र मारते कुएं में देखते कि सही में 2 बोरियां तैर रही हैं, और उसी के ऊपर काफ़ी सारी पंछियाँ जो होते हैं चोंच पे चोंच मारे जा रही हैं, जिसकी वजह से गंध बड़ी तेज़ जो होता कुएँ के बाहर निकल रहा होता है। लोगों के मन में उसी वक्त शंका हो जाता है, और इसी शंका बीच जो होता है वहाँ कुछ व्यक्त होते राय मशवरा देते हैं विनोद पटेल को। विनोद पटेल जो होते हैं उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब फ़ोन द्वारा अब टोड़ी फतेहपुर में दे देते हैं। अब टोड़ी फतेहपुर के जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं और साथ में HSO साहब अतुल कुमार राजपूत, और जैसे ही खबर पाते हैं उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को देते हैं, और दल बल टीम को लेते लेने के बाद ठीक जो होता है अब किशोरपुरा गांव की तरफ बढ़ पड़ते हैं। तो गांव के बाहर देखते हैं कि एक जगह कुआं है, उसी के साइड में काफ़ी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। जमावड़ा लगाने कोई और नहीं होते हैं बल्कि गाँव के ही कुछ लोग होते हैं। HSO साहब इधर अतुल कुमार राजपूत और साथ में इंस्पेक्टर साहब अपनी टीम को लेकर ठीक वहीं पहुँचते हैं, और वहाँ पर इधर विनोद पटेल जो होते हैं साहब से मिलते हैं, सारी बात की अपनी मन की शंका की जानकारी देते हैं। HSO साहब जो होती है अपनी नज़र जैसे कुएं में दौड़ाते देखते हैं कि सही में 2 बोरी जो होता है उसी कुएं में तैर रही होती है। अब इधर जो होता है HSO साहब अपने कुछ सिपाही कर्मियों को आदेश देते हैं, गोताखोर होते हैं, उसी वक्त अब कुएं में उतारते हैं, और जब कुएं में उतारते हैं देखते दोनों बोरी में किसी महिला के डेड बॉडी के अब टुकड़े पड़े हुए हैं।
इंस्पेक्टर साहब की इस बात की जानकारी जो होता है वहाँ कुएं में पड़े हुए गोताखोर देते हैं और बोरी को उसी समय गोताखोर की मदद से बाहर निकाला जाता है। लेकिन जैसे ही पहली बोरी को तय तरीके से अब खोला जाता तो उसी में से एक महिला का गर्दन से लेकर कमर तक का बॉडी पार्ट होता है और दूसरी बोरी में जो होता है इधर कमर से लेकर नीचे तक का हिस्सा होता है, यानी कि जांघ तक। और लेकिन उसमें से जो पैर होते हैं, जो हाथ होते हैं, एक दोनों हाथ गायब होते हैं। पुलिस की टीम जैसे ही अब दूसरी बोरी को खोलती है तो उसी बोरी में एक हाथ है और बल्कि 2 पैर निकलते हैं। पुलिस की टीम को अंदाज़ा हो जाता है कि बस करो, इस महिला के पैर में बिछिया है। यह महिला ऑलरेडी शादीशुदा थी। पुलिस की जो टीम होती है अब काफी बॉडी पार्टों को इकट्ठा करने के बाद तौर तरीके से अपने हिसाब से निरीक्षण करती है। लेकिन उसमें पता चलता है कि उसका जो हाथ होता है और साथ में जो सिर होता है वह होता ही नहीं है। पुलिस के सामने और चैलेंज बन जाता है कि आखिर जो होता है अब इस महिला का शिनाख्त होगा तो कैसे होगा। बिना शिनाख्त हुए इस हत्यारे तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। एसएचओ साहब अतुल कुमार राजपूत जो होते हैं अपने हिसाब से वहाँ तौर तरीके से अब वहाँ कुएं में जाकर निरीक्षण करते हैं ताकि बॉडी का और पार्ट भी मिल जाएं। और पुलिस की जो टीम होती है कुएं की तौर तरीके से सफाई जब करती है तो उसी में एक और बोरी निकलता है। पुलिस की टीम उस बोरी को जब खुलवाती है तो उसमें जो होते हैं हाथ के कुछ पंजे होते हैं और पैर के कुछ हिस्से होते हैं। पुलिस की टीम तीनों बोरियों को इकट्ठा करते तौर तरीके से वहाँ अपने हिसाब से निरीक्षण करते हैं। लेकिन पता चलता है कि वहाँ अब भी सिर और ना एक पैर ना एक हाथ पुलिस को बरामद हो पाता है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से इधर जो होता है बॉडी की और पार्ट को इकट्ठा करने के लिए पुलिस की टीम अब पास एरिया जो झाड़ियाँ होती हैं, जो स्थान होते हैं, वहाँ भी तौर तरीके से निगरानी करती है, जाँच पड़ताल करती है, निरीक्षण करती है। लेकिन वहाँ पर भी बॉडी के और पार्ट जो होता है पुलिस के हथकंडे नहीं चढ़ पाते हैं। बॉडी के समझ जाते हैं कि बस करो, बॉडी के और पार्ट जो होता हो सकता कहीं दूर ले जाकर ठिकाने लगाया गया हो। लेकिन पुलिस की टीम यह जानना चाहती थी कि आखिर जो होता है यह महिला रहने वाली कहाँ की है, आखिर अगर यहाँ आई तो किस बिना पर आई। पुलिस के सामने काफ़ी सारे चैलेंज आ जाते हैं। लेकिन तब तक इसकी जो सूचना होता है झांसी के बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारियों और साथ में कई बड़े नेताओं को भी लग जाता है। सभी लोग वहां चंद घंटे के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। शाम तक पूरा जो माहौल होता है वहाँ अफरा-तफरी में बन जाता है। पुलिस की टीम इस मामले को बड़े संज्ञान से लेती है। वहाँ के बड़े अधिकारी के द्वारा दिशा निर्देश के द्वारा इस चीज़ की हिदायत दी जाता है, पता करो कहीं कोई महिला किसी थाने में गुमशुदा तो नहीं है, या किसी गांव में कोई महिला बिन बताए कहीं दूसरी गांव में तो चली नहीं गई है, उसका पता नहीं चल रहा है। पुलिस की जो टीम होती है वायरलेस द्वारा इस चीज़ की जानकारी अपने पास जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं, जितने सिपाही मौके पर गश्त पे निकले होते हैं, सभी के पास वायरलेस द्वारा सूचना भेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ खड़े खड़े पुलिस के सामने जो होता है सिर्फ खाली हाथ ही दिखाई देता है। उस अज्ञात डेड बॉडी के टुकड़े का शिनाख्त तक नहीं हो पाता है, क्योंकि बिना सिर का शिनाख्त है असंभव तो लग रहा होता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है काफ़ी बड़े अधिकारी आने के बाद वहाँ तौर तरीके निरीक्षण करवाती है और बॉडी के पार्ट का वहीं तौर तरीके से पंचनामा भरवाती है और उठाकर झांसी के सरकारी जो अस्पताल होता है उसी में अब पोस्टमार्टम हाउस भेजवा देती है। अब पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने के लिए अब जो होता है दूसरे दिन लगभग 18 टीमों का गठन करती है, ताकि जल्द पार्ट कुछ हिस्से हाथ लगें और साथ में इस महिला का शिनाख्त हो सके और ताकि हत्यारे तक बड़े जल्द अब पहुंचा जा सके। इधर एसएचओ साहब अतुल कुमार राजपूत जो होते हैं इंस्पेक्टर के लेकर साथ में एक्शन में आ जाते हैं। एक्शन में आने के बाद इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए अब जो होता है पुलिस की टीम वहीं पास जितने भी गांव होते हैं, किशोरापुरा गांव होता है, इलाके होते हैं, उन इलाकों में जाते हैं। वहां जो होता है बीएलओ टीम की मदद लेते हैं, आशा टीम वर्करों की मदद लेते हैं और साथ में ग्राम प्रधान टीमों की मदद लेते हैं और यहाँ तक कि जो होता है कोटेदार राशन कार्डों के तहत मदद लेते हैं। कहीं कोई महिला गुमशुदा तो नहीं है, लेकिन पुलिस के हाथ जो होता है कोई भी सबूत नहीं लग पाता कि आखिर महिला कोई गाँव से लापता है। यहाँ तक पुलिस की जो टीम होती है उस एरिया के लगभग 500 सीसीटीवी फुटेज देखती है, लेकिन तब भी कोई अज्ञात महिला उस सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखाई देता है। पुलिस के हाथ हर वक्त से अब खाली दिखाई देते हैं। पुलिस की टीम अपने हिसाब से इस केस को बड़े संज्ञान से लेती है, लेकिन कुछ अधिकारी होते हैं अपने मन में विचार रखते हैं एक बार जिस बोरी में डेड बॉडियाँ बरामद हुई उस बोरी का नाम पता किया जाए। पुलिस की जो टीम होती है उस बोरी को दोबारा अपने हिसाब से निरीक्षण करती है, तो उसमें लिखा होता है तौर तरीके से किम्बको। पुलिस की जो टीम होती है किम्बको अब जो होता खाद है इधर
गोदाम से संपर्क करती है और जब वहाँ जाते तो पता चलता है उस पर जो होता एक कोड होता पूरी तरह से मिटा होता है, जिसकी वजह से पुलिस को जो होता है अब उस खाद के क्रेता का नाम पता नहीं मिलता। पुलिस के हाथ वहाँ भी खाली हो जाते हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है जब उस बोरी में कुछ मिट्टियाँ और कुछ ईंट के कण होते हैं उनको अपने हिसाब से निरीक्षण करवाती है। निरीक्षण करवाने के बाद पता चलता है वह जो होते हैं मिट्टियाँ ठीक इधर टोड़ी फतेहपुर इलाके की मिट्टी से मैच कर रहा है। पुलिस की जो टीम होती है समझ जाती है कि बस करो, या जो महिला होगी ठीक इसी ही थाने से जुड़ी हुई किसी गांव की सदस्य की होगी। पुलिस की टीम जो होती है अपने हिसाब से पूरे गांव में एक एक व्यक्ति को मुखबिर को लगा देती, पता करो कोई महिला कहीं गुमशुदा तो नहीं है। लेकिन ऐसे इधर जांच पड़ताल करते करते पूरा का पूरा 8 दिन का वक्त निकल जाता है। लेकिन तभी जैसे ही अब इधर 18 अगस्त साल 2025 का वर्ष होता है, उसी दिन इधर मध्य प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है अब टीकमगढ़। टीकमगढ़ में एक चदेरा जाना माना अब थाना पड़ता है। उसी थाने में ही इधर भैलवाड़ा एक गांव पड़ता है। उसी गांव का ही रहने वाला होता है इधर दीपक यादव। दीपक यादव की एक अपनी बहन होती है जो चाहल, जो ठीक 8 दिन से जो होता है अपने ही इलाके से लापता होती है। अब इधर जो होता है जैसे ही दीपक यादव को पता चलता है कि एक डेड बॉडी जो होता है टोड़ी फतेहपुर टीम को बरामद हुई है, तो उसी वक्त दीपक जो होता है अपने गांव के प्रधान और कुछ हितग्राहियों को अपने साथ लेता है और लेने के बाद ठीक जो होता है टोड़ी फतेहपुर अब थाने पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद जो होता है वहाँ के इंस्पेक्टर होते हैं अतुल राजपूत, उन्हीं के सामने खड़ा हो जाता, कहने लग जाता कि साहब हमारी एक अपनी बहन है रचना यादव, साहब उसका अपना पति है शिवराज यादव, जो ठीक अपने पति के साथ साहब महेबा गांव में ही कई महीनों से और रहती थी। लेकिन साहब उसका जो अपना पति होता है साहब शिवराज यादव की एक बेरहम तरीके से उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन साहब हमारी अपनी जो बहन होती है रचना, उसी गांव के ही उसके ही ससुराल महेबा का ही अब रहने वाला होता है संजय पटेल। संजय पटेल के साथ जो होती हमारी बहन जो होता है इसी इलाके में कई महीनों से लिव इन रिलेशन में रह रही है। लेकिन साहब 8 इधर अगस्त का दिन होता है, तो उस दिन जो होता है इधर हमारी अपनी जो बहन होती है मौके पर ठीक वहीं झांसी के ही एक प्राइवेट अस्पताल होता है, उसी अस्पताल में एक बीमारी के चलतन अब भर्ती होती है। साहब अपनी बहन की खोज खबर लेने के लिए मौके पर अपनी बहन के पास 8 अगस्त को जब कॉल करते हैं शाम के टाइम, तो कॉल जब लगता है तो उसी वक्त जो होता है पता चलता हमारी बहन का तबीयत काफ़ी ज़्यादा अब ख़राब है। लेकिन साहब 2 दिन का जब वक्त बीतता है, यानी कि वही 10 अगस्त को ही दोबारा हम फ़ोन करते हैं, तो फ़ोन जो होता हमारा अपना इधर रिलेशन में रह रहे बहन का ही इधर प्रेमी संजय पटेल ही फ़ोन को रिसीव करता है। और फ़ोन को रिसीव करते हुए कहने लग जाता है कि आप हमारे पास बार बार मत फ़ोन कर दिए। लेकिन साहब जब उससे काफ़ी बातें तो नहीं करते हैं तो गुस्से में वह कह बैठता है कि हमने तुम्हारी बहन की बेरहम तरीके से हत्या कर दी है। अब साहब में पूरी तरह से यकीन हो गया है कि हमारी बहन की हत्या हो चुकी, हत्यारा कोई और नहीं बल्कि अब संजय पटेल है। अब पुलिस की जो टीम होती है इधर दीपक यादव की जो बात होती है पूरी तरह से संज्ञान से लेती है। इस मामले को संज्ञान से लेने के बाद पुलिस की एक टीम होती है अब बिना टाइम गंवाए जो होता है संजय पटेल को अपने कस्टडी में लेने के लिए लग पड़ जाती है। काफ़ी तौर तरीके वाला रास्ता भी अपनाती है। पुलिस की जो टीम होती है ठीक है अब इधर संजय पटेल और साथ में रचना यादव के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल और लास्ट लोकेशन जब निकालती तो पता चलता है कि ठीक जो होता है इधर 7 और 8 अगस्त को जो होता है बीच रचना और संजय यादव के मोबाइल पर कई बार बात हुए थे। और पुलिस की टीम का जो शंका होता है इधर यकीन में बदल जाता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब बिना टाइम गंवाए ठीक है अब जैसे 20 अगस्त का दिन होता है तो उसी वक्त मुबोरियों के द्वारा अब पुलिस टीम को पता चल जाता है कि ठीक जो होता है लगेरी जो बाँध है उसी बाँध के पास जो होता है इधर संजय पटेल और उसका अपना खुद का एक भतीजा होता है संदीप पटेल, जो मौके पर वहीं खड़े हुए हैं। और पुलिस की टीम जैसे खबर पाती है उसी वक्त अपने हिसाब से जाती है, दोनों को कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन जब संजय पटेल और संदीप पटेल से थाने पूछताछ किया जाता है तो पुलिस के सामने काफ़ी बलगलाने की बात करते हैं। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है जैसे ही दोनों के ऊपर सख्ती दिखाती है, क्योंकि दोनों कोई ऐसे साथी मुजरिम थे नहीं जो पुलिस के सामने अब ज़्यादा देर टिक पाए, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी टूटती हुई उधर रचना यादव की हत्या का जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन पुलिस की टीम पूछने लग जाती है कि आखिर जो होता रचना यादव का बल्कि चौथा बोरी यानी कि इसका सिर और एक हाथ कहाँ पर है, तो उसी वक्त चौंकाने वाली बात कर देता है। और बात करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब इधर
संजय और साथ में संदीप पटेल को अपने साथ लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है अब लकेरी नदी पहुंच जाती है और वहीं संजय इशारा मारता। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त नाव से ही सर्च ऑपरेशन चलाती है, काफ़ी घंटे मेहनत करती है। तभी एक बोरी बरामद होता है। उसी बोरी में जो होता है पता चलता है कि इधर रचना यादव का सिर और साथ में एक बायां हाथ बरामद होता है। पुलिस की टीम का अब जो होता है मुकाम हासिल हो जाता है। पुलिस की टीम बॉडी को अपने कब्जे में निरीक्षण करते तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद बॉडी का अब जो होता है बाकी हिस्सा उसी अस्पताल में भेज देती है जहां पर बाकी के 3 बोरी में मिली हुई पाड़ भेजे गए होते हैं। पुलिस की टीम इसके की जांच पड़ताल करते हुए इधर संजय पटेल और संदीप पटेल से थाने में लाकर जो सच्चाई उगलवाती है, इससे सुनकर लोग हैरान और परेशान और दांतों तली अंगुली भी दबा लेते हैं। असल में इस घटना की जो शुरुआत होती है दोस्तों, ठीक मध्य प्रदेश का ही जाना माना जिला पड़ता है अब टीकमगढ़, और उसी में ही एक चदेरा जाना माना थाना पड़ता है और उसी थाने से जुड़ा हुआ एक मैलवारा जाना माना गांव पड़ता है। उसी गांव का ही अब रहने वाले होते हैं फूल सिंह यादव। फूल सिंह की यादव के परिवार में उनकी अपनी पत्नी होती है लवलाक्षी। उनके टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटा होता है जिसका नाम दीपक यादव होता है और बेटी होती है रचना यादव। रचना यादव जो होती है अपने ही अब जैसे मुकाम पर पहुंचती है, अपनी खूबसूरती खुद अपने एक शीशे के सामने जब देखती है, उसको आभास हो जाता है कि हमारे अंदर कुछ खूबसूरती बसी है, जिसकी वजह से अब वो जो होता है अपनी खूबसूरती के बल पर काफ़ी लड़कों के दिलों पर राज भी करना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच जो होता है इस चीज़ की जानकारी जाता है, अब जाकर कैसे न तैसे फूल सिंह यादव को लग जाता है। उनको भी आभास हो जाता है कि हमारी जो बेटी होती है अब मौके पर शादी के दलील पर पहुँच चुकी है। तो उसी बीच उनको जो था अपनी बेटी अब रचना यादव की शादी को लेकर बड़ी चिंता होने लग जाता है। अब इसी चिंता को दूर करने के लिए अपने रिश्तेदारों को खबर दे देते हैं, जिसकी वजह से उनके रिश्तेदारों की मदद से जो होता है इधर रचना के लिए एक नौजवान युवक जो होता है जाकर ठीक इसी ज़िले का ही एक सलियाना जाना माना गाँव पड़ता है, उसी गाँव का ही रहने वाला जयकरण यादव होता है। उसी के साथ जो होता तौर तरीके वाला रिश्ता जो होता है जाकर खुद फूल सिंह यादव की बात करते हैं। बात करने के बाद जयकरण यादव के साथ जो होता है इधर रचना यादव का जो होता है जयकरण के साथ जाकर शादी हो जाता है। जयकरण यादव के टोटल 2 भाई होते हैं और उसके पास लगभग 10 बीघा का एक जुतासा ज़मीन भी होता है। लेकिन इधर जयकरण यादव जो होता है तहसील में एक तहसीलदार भी होता है, जिसकी वजह से उसके परिवार का तौर तरीके से खर्चा बर्चा चल पाता था। लेकिन जब इधर रचना यादव से अब जयकरण यादव की शादी होता है, खूबसूरत पत्नी पाकर इधर जो होता है जयकरण यादव का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और समय के हिसाब से खूबसूरत ज़िंदगी जो होता है इधर अब रचना का बीतने लग जाता है। ऐसे बीतते बीतते लगभग 5 सालों का वक्त बीत जाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है अब इधर जाकर अब रचना टोटल 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। लेकिन समय जब बीतता तो इसी बीच परिवार बढ़ने की वजह से जयकरण यादव और रचना के बीच जो होता है आए दिन परिवार को लेकर झगड़े और सुलहनामा होना शुरू हो जाते हैं। और झगड़े सुलहनामा होने की वजह से अब आए दिन जो होता है पूरा परिवार का जो माहौल होता है इधर रचना यादव की ज़रूरतों की वजह से एक कगार पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आए दिन परिवार में और कला बढ़ जाता है। और इधर रचना जो होती है उसी वक्त अपने दोनों बच्चों को जो होता है अपने ही पति अब जयकरण यादव के पास छोड़ देती है और छोड़ने के बाद अपने ही माँ के आ जाती है। लेकिन जब उसका जो भाई होता है दीपक यादव अपनी बहन की इस हरकत के बारे में जानकारी पाता है, पाने के बाद अपनी बहन को समझाता बुझाता, लेकिन इधर जो होता है रचना यादव वहाँ हट लगाकर बैठ जाती। वह उसी वक्त जो होता है फैसला लेती है अब हमें कभी जो होता है अपने ससुराल नहीं जाना है। लेकिन रचना जो होती है अपनी ज़िंदगी अब गुजारने के लिए जो होता है तौर तरीके से वहाँ उस इलाके में रहना शुरू कर देती है और अपने माँ के साथ पिता के साथ घर गृहस्थी में उलझ जाती है। लेकिन ज़िंदगी जो होता है जब रचना को वहाँ चलने लग जाता है, रचना को जो होता है काफ़ी लोगों का अब वहाँ ताने का सामना करना पड़ जाता है। उसका अपना जो भाई होता है दीपक को भी वहाँ ताने का सामना करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से दीपक अब सोच बैठता कि अपनी बहन की जो शादी होता है अब हमें कहीं और कराना पड़ेगा। अब इसके लिए दीपक जो होता है जी तोड़ मेहनत करता है, जिसकी वजह से इधर दीपक का ही एक अपना खास रिश्तेदार होता है झांसी उत्तर प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है और उसी में ही अब इधर एक टोड़ी फतेहपुर थाना पड़ता है और उसी से सटा हुआ एक महबा गांव पड़ता है। उसी गांव का ही रहने वाला होता है अब इधर उसी गांव का रहने वाला होता है शिवराज सिंह यादव। शिवराज सिंह यादव के परिवार में टोटल उसका एक अपना बड़ा भाई होता है रघुराज सिंह यादव।
जो रघुराज सिंह जो होता है अपने छोटे भाई के साथ जो होता है अपनी ही पत्नी इधर ममता के साथ खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताता है। लेकिन जब इधर जो होता है शिवराज सिंह का जो रिश्ता होता है अब जाकर रचना यादव के लिए पहुंचता है तो बड़ी जल्दी जो होता है तौर तरीके वाला रिश्ता हो जाता है और शिवराज जो होता है जाकर अब रचना के साथ तौर तरीके से शादी रचा लेता है और रचना जो होता है अपना मायका छोड़ देती है और अपने नए ससुराल अब इधर आकर जो होता है शिवराज सिंह के साथ रिश्ते में बंध जाती है। और जब बंध जाती है अपने ही परिवार में अपने जेठ जेठानी और अपने ही सास ससुर के साथ एक ही मकान में रहना शुरू कर देती है। लेकिन जब से जो होता है इधर रचना अपने ससुराल में उतरी हुई थी तब तक अपने सर पर जो होता है वह दुपट्टा अब ना रखती है। वह सोच लेती है कि अपना ज़िंदगी खुले माहौल वाला है और खुले माहौल वाला रखेंगे, आखिर इस घर में रहकर शर्म क्या करना। यही सब सोच कर रचना जो होती है अपनी ज़िंदगी अपने ससुराल में खुले माहौल से जीने लग जाती है। लेकिन जैसे ही अब कुछ महीने का वक्त बीतता है तो रचना जो होती है देखती पूरा परिवार जो होता है वो बहुत बड़ा परिवार है, यहाँ रह पाना हमारे लिए स्वाभाविक ना बन रहा, जिसकी वजह से अब रचना अपने पति अब रिश्तेदार शिवराज के ऊपर दबाव मारती है कि हमें इस घर में नहीं रहना, हमें अलग रहना। जिसकी वजह से रचना शिवराज से जो होता है घर में रहकर अब झगड़े तकरार करना शुरू कर देती है। और जब झगड़े तकरार शुरू कर देती है तो इसी बीच जो होता है इधर जेठानी को भी पता चलता है कि आखिर जो होता है रचना आए दिन झगड़े तकरार क्यों कर रही है। जिसकी वजह से इधर जेठानी अब ममता जो होती है अपने पति अब जो होता है खुद जाकर रघुराज से शिकायत करती और रघुराज से शिकायत होता रघुराज जो होते अपने छोटे भाई अब जाकर इधर शिवराज से शिकायत करते, जिसकी वजह से घर में आए दिन कला पनप जाता है। और जब कला की जानकारी जाकर खुद रचना को लगता है, रचना समझ जाती कि हमारा इस घर में रहकर अब पैतरा ना चलने वाला है, तो उसी रचना जो होती है एक तौर तरीके वाली षड्यंत्र भरी अब प्लान बनाती है। उसी प्लान के तहत जो होता है अपने जेठ के ऊपर ही एक दुष्कर्म का झूठा आरोप जो होता है अपने पति के सामने पेश कर देती है, जिसकी वजह से पूरे घर में माहौल और ख़राब हो जाता। माहौल ख़राब होने की वजह से इधर शिवराज जो होता पूरी सच्चाई बड़ी जल्दी पकड़ लेता है। पता चलता है उसकी जो पत्नी होती रचना अपनी जो होती मोहमाया में लोगों को उलझाई हुई है, जिसकी वजह से इधर शिवराज अपने भाई रघुराज और साथ में अपनी ही भाभी ममता को अपने साथ लेता है। और लेने के बाद जो होता है एक दिन तौर तरीके से ही रचना का बेहतर तरीके से अपने घर में पिटाई कर देता है, जिसकी वजह से रचना पूरी तरह से घर में रहकर आहत हो जाती, इतनी आहत हो जाती है कि उसी वक्त जो होता है अपने ही नज़दीकी अब थाने जाती है। और थाने जाने के बाद जो होता है अपने पति और अपने ही जेठ रघुराज और साथ में अपनी ही जेठानी अब इधर ममता के ऊपर जो होता है मुकदमा दर्ज करवा देती है। अपने ही जेठ के ऊपर जो होता है शोषण का मुकदमा दर्ज करवा देती है, जिसकी वजह से पुलिस जो टीम होती है इधर एक्शन में आ जाती। दूसरी तरफ जो होता है उसी वक्त इधर रचना यादव दोबारा अपने भाई अब दीपक के पास पहुंच जाती है। और दीपक के पास जो होता पहुंच के इधर जो होता खुद रचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने धोने के नाटक करती है, जिसकी वजह से दीपक जो होता उसे अब अपने पास अपने ही घर में रखने का सहमति जता देता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है इस केस की जो होता है अब पूरी तरह से हलचल मच जाता है। लेकिन इस केस की जो जांच पड़ताल जो पेशी होती है ठीक जाकर झांसी गरौठा कोर्ट में होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो होता है इधर काफ़ी बार रचना का आना जाना होता है। लेकिन रचना जो होती है जब वहाँ पर आती जाती तभी उसका जो मुलाकात होता है उसके ही ससुराल का रहने वाला संजय पटेल के साथ हो जाता है। उसकी अपनी पत्नी भी होती है, उसके टोटल घर में 2 बच्चे होते हैं। उसका बड़े बेटे का जो उम्र होता है लगभग 20 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर जो होता है वहाँ एक दूसरे से पैरवी लगाने के कारण संजय पटेल की मुलाकात बड़ी जल्दी रचना यादव से जब होता है। रचना यादव की खूबसूरती को जब देखता है तो संजय पटेल जो होता है एक बार में ही रचना का दीवाना हो जाता है। अब इधर ज़्यादा जो होता है रचना का पैरवी खुद संजय पटेल लगाने लग जाता है, जिसकी वजह से रचना और साथ में संजय पटेल का अब जो होता है करीबी प्रेम प्रसंग चल जाता है। और इसी बीच जो होता संजय पटेल अब रचना की सारी ज़रूरतों सारे शौक़ को मौके पर जानकारी ले लेता है, जिसकी वजह से रचना का हर शौक़ जो होता है हर ज़रूरतों को अब पूरा संजय पटेल करना शुरू कर देता है। जब भी रचना को पैसे की ज़रूरत पड़ती, कहीं आने जाने का ज़रूरत पड़ती, तो उसी वक्त संजय जाता दिल खोल कर मना कर दिया, दिल खोल कर पूरा कर दिया करता था। क्योंकि संजय जो था गाँव का ही पहले पूर्व प्रधान था, जिसके नाते उसके पास काफ़ी सारे पैसे पड़े होते, उसी पैसे से इधर रचना के हर शौक़ को पूरा कर दिया करता था। लेकिन इधर जो होता है जब संजय को पूरी तरह से आभास हो जाता है कि अब रचना से हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से ना चल पाएगी, जिसके बाद फैसला लेता है। और लेने के बाद ठीक जो होता है गुरदासपुर में ही एक जो होता कमरा लेता है
और वहीं पर जो होता है रचना को रहने के लिए राजीनामा कर लेता है और रचना जो होती है मान जाती है। मानने के बाद जो होता है रचना और संजय पटेल के साथ सहमति जताती है और ठीक जो होता है उसी मकान में इधर लिव रिलेशन के तहत जो होता है संजय पटेल के साथ अब रहने लग जाती है। और रहते रहते सारे शौक जो होता है सारे गहने से लाद उद कर जो होता है रचना को सारे शौक के तहत उसकी ज़िंदगी गुजार बैठती है। और इधर रचना अपने खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी जो होता है अपने प्रेमी संजय पटेल के साथ जीने लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब इसकी जानकारी जो होता है शिवराज सिंह को लगता है, लगने के बाद उसके दिल को इतनी आहत होती है कि जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। जिसकी वजह से ठीक जो होता है जून साल 2025 का शुरुआती हफ्ता होता है, उसी हफ्ते में शिवराज सिंह यादव जो होता है इस दुनिया को छोड़कर एक बीमारी के चलते चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है इधर पूरी तरह से अब रचना यादव विधवा की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर सी हो जाती है। उसके मन में काफ़ी सारे चिंताएं घर कर लेती है। और तभी एक दिन जैसे ही शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है इधर सोच कर रचना यादव इतना परेशान हो जाती है कि हमें इस दुनिया में रहकर विधवा नाम की ताने नहीं सुनना है। हमें अब जो होता है इधर खुद संजय के नाम के सिंदूर अपने मांग में भरना है। और यही सब सोच साच कर उस दिन शाम के टाइम जो होता है रचना यादव अपने ही चौड़ बैठी होती है। लेकिन जैसे ही इधर संजय पटेल पर पहुंचता है, पहुंचने के बाद पूछता है कारण क्या है, और इधर बेधड़क करने लग जाती है कि आखिर हमें लोग अब विधवा नाम के ताने भी देंगे, हम यह ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हैं। संजय कह देता है इसका कोई उपाय तो बता दो, क्योंकि हमने तुम्हें जो होता है पूरी तरह से जेवर जेवरात और पैसे से कोई कमी नहीं छोड़ा है। अब बताओ तुम्हारी ज़िंदगी में कौन सी तुम्हें कमी महसूस हो रही है। तो उसी वक्त रचना यादव कह देती कि हमें कमी महसूस हो रही है सिर्फ मांग में सिंदूर की, और मांग में सिंदूर जो होता है अब सिर्फ तुम्हारे नाम का पड़ेगा। और यह बात सुनते ही पूरी तरह से इधर संजय पटेल हिल जाता है, क्योंकि इससे पहले जो होता है इधर संजय पटेल और रचना यादव के बीच के प्रेम प्रसंग की जानकारी जो होता है संजय पटेल के परिवार वालों या कि उसकी पत्नी तक को लग गई थी, जिसकी वजह से संजय पटेल के घर में आए दिन कला हो जाता है। और उसकी जो पत्नी होती है आए दिन जो होता है घर में कला खड़ी कर देती है। और संजय कतई नहीं चाहता था कि हमारी जो शादी हो या शादी जाकर कैसे न कैसे रचना यादव से, जिसकी वजह से उसी वक्त कह देता है कि हम तुमसे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में हमने कभी पैसों की कमी ना रखी, ना कभी जेवर जेवरात की कमी रखी। आखिर से कमी किस चीज़ की महसूस हो रही है। लेकिन उस वक्त जो होता है रचना यादव अपनी मांग में सिंदूर भरने के नाम कर ठान कर और बैठ जाती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच वहीं तू मैं हो जाता है। लेकिन जब कभी भी अब संजय जो होता है गुरदासपुर उस कमरे में पहुँचने के बाद तुरंत ही उसी वक्त जो होता है अपनी मांग में सिंदूर भरने के नाम की जिक्र करती, जिसकी वजह से अब रोज़ की झगड़े तकरार जो होता है संजय पटेल और इधर रचना यादव के बीच शुरू हो जाते हैं। अब यह सिलसिला चलते चलते लगभग जैसे कुछ महीने का वक्त बीतता है, तो उस वक्त जो होता है दोनों परिवारों की इधर उलझनों में इस तरह संजय पटेल पड़ जाता है, सोच लेता है कि अपना परिवार तो अपना होता है, आखिर जो औरत है यह जब अपने पति की नहीं हुई, जब किसी और की नहीं हुई तो हमारी कहाँ से हो पाएगी। यही सब सोच साच कर इधर दोस्त संजय पटेल उसी वक्त हमेशा के लिए रचना यादव को रास्ते से हटाने का खतरनाक प्लान बना लेता है। इधर संजय पटेल के ही दो करीबी खूंखार एक जाने माने आपराधिक किस्म के युवक होते हैं। वह कोई और नहीं होता है बल्कि संजय पटेल का अपना करीबी इधर एक दोस्त होता है, जिसका नाम संदीप पटेल होता है, और एक दूसरा इधर प्रदीप अहिरावर होता है। दोनों जो होते हैं एक जाने माने उस इलाके खूंखार अपराधी होते हैं, क्योंकि संदीप पटेल होता है साल 2022 में एक महिला की हत्या के जुल्म में जेल सलाखों के पीछे पहुंच गया होता है। तभी वहीं जेल में ही उसकी जो मुलाकात होता है प्रदीप और हाउस से, दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। लेकिन इधर जैसे मुलाकात जाकर बिजौली कस्बे में ही रह रहे संदीप पटेल से करता है, पटेल से करने के बाद जाता है उसके सामने अपनी सारी परेशानी और सारे प्लान के बारे में जानकारी दे बैठता है, और वहीं दोनों के बीच लगभग 2 लाख रुपए तक का सौदा हो जाता है। 60,000 रुपये तो मौके पर जो होता है इधर संदीप पटेल के हाथ में उसी वक्त संजय पटेल एडवांस के तौर पर पकड़ा देता है। बाकी पैसे काम हो जाने के बाद वादे कर वहाँ से चला आता है। लेकिन जब चला आता है तीनों मिलकर जो था तौ तरीके वाला प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच जैसे ही अब 6 अगस्त साल 2025 का वक्त होता है, दिन होता है, तो उसी दिन अचानक जो होता रचना यादव की तबीयत बड़ी तेज़ ख़राब हो जाती है। और इसकी जानकारी जो होता है अब जाकर संजय पटेल को लगता है, और पता चलता कि बड़ी जोर जो होता है रचना यादव को ब्लीडिंग हो रही थी। और उसी वक्त जो होता रचना यादव को अपने साथ लेने के बाद झांसी के ही एक प्राइवेट अस्पताल उसी में ले जाकर भर्ती करा देता है।
और जब भर्ती करा देता है तब तरीके से इलाज कराता है। लेकिन इलाज कराने के बाद लगभग अब जैसे ही 2 दिन का वक्त बीतता है, यानी कि वही 8 अगस्त साल 2025 को, उसी वक्त अब रचना यादव को डिस्चार्ज कराने के लिए इधर संजय पटेल जो होता है दोबारा उसी अस्पताल पहुंचता है। और जब पहुंचता है, जैसे ही इधर जो होता है अब रचना को पता चलता है कि अस्पताल से हमारी कल जो होता है डिस्चार्ज की पूरी तरह से तैयारी होने वाली है। तो रचना जो होती है संजय को देखती करने लग जाती कि अब हम जो होता है अपने घर ना जाएंगे और ना तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे पर जाएंगे, हमें जाना सिर्फ है तुम्हारे साथ और कोर्ट में, और वहीं जाकर हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। यह बात जैसे ही सुनता है संजय, सुनने के बाद उसके पैर नीचे ज़मीन खिसक जाता है। वह ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। उस समय इतनी उलझन में पड़ जाता है, उसी उलझनों को दूर करने की बार बार मिन्नतें करता है कि हमने तुम्हें कौन सी कमी रखी जो हम तुम्हारे मांग में सिंदूर भरें, क्योंकि हमारा अपना परिवार, हमारे घर में एक 20 साल का अपना बेटा भी है। आखिर हमारे घर में क्यों कलाकार आना चाहते हो। लेकिन इधर जो होता है जब जान पाता है कि पूरी तरह से रचना यादव हट्टी कर बैठी है, तो उसी वक्त कमरे से बाहर निकलता है और फ़ोन कर देता है संजय पटेल को और उसे अपने पास बुला लेता है। और संजय पटेल जब इधर अस्पताल में पहुंचता है, दोनों के बीच वहीं कुछ षड्यंत्र भरी राय मशवरा होती है और वहाँ से फ़ोन मिला देता है प्रदीप अहिरावत के पास, करने लग जाता है कि तुम जो होता है अपने पास बोरी का व्यवस्था करके रखो और कुल्हाड़ी का व्यवस्था करके रखो, क्योंकि समय आन पड़ा है। और इधर जो होता है अब जैसे शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में संजय पटेल अब रचना के पास पहुंचता है, कहने लग जाता है कि हम तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं और 10 अगस्त को हम दोनों मिलकर जो होता है कोर्ट मैरिज के तहत शादी कर लेंगे और फिर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा पति बन जाएंगे। और तारीफ़ों का पुल वहीं बांधना शुरू कर देता है, लुभावने भरे सपने दिखा देता है। लेकिन जैसे ही अब 9 अगस्त का टाइम होता है, शाम का 5 बजे के आसपास का, तो उसी वक्त जो संजय पटेल इधर अपनी कार लेकर और बाहर खड़ा होता है। लेकिन उसी कार में जो होता है इधर संदीप पटेल ड्राइवरी के तौर पर बैठा होता है और उसी कार में ले जाकर संजय जो होता है इधर रचना को बैठा लेता है और पीछे वाले सीट पर जो होता है इधर रचना होती है, उसी के बगल संजय पटेल बैठ जाता है। और जैसे ही और बैठता है, कार की ड्राइविंग सीट जो होता है संदीप पटेल के हाथ में था और संदीप जो होता है कार चलाते चलाते लगभग पूरे सन्नाटे के तहत कार आगे बढ़ाता है। जैसे ही अब मऊ रानीपुरा हाईवे चढ़ता है, तो उसी हाईवे पर एक शराब का ठेका होता है। उसी ठेके के पास जो होता है संदीप अब कार रोक देता, कार में चढ़ जाता है। लेकिन कार के बाहर जो होता है अपने हाथ में बोरी और बोरी में वह अस्त्र लेकर खड़ा होता है। और वहीं पर जो होता है इधर संजय की नज़र प्रदीप पर पड़ जाता है, इशारा मारता है और इधर प्रदीप जो होता है पीछे वाले डिग्गी में ले जाकर उस बोरी को तोड़ के रख देता है। फिर आता है, फिर जो होता है इधर संजय के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है और फिर कार चलाते चलाते जो होता है वहाँ से कुछ दूर ले जाते हैं। और उसी कार में बैठ कर तीनों जो होते हैं अब थोड़ी देर बाद जो होता है अपने हिसाब से नशापंथी करना शुरू कर। लेकिन जैसे ही तीनों को अपने हिसाब से नशापंथी का आभास होता है, तो उसी वक्त जो होता है इधर प्रदीप मौका देखता है। देखने के बाद जो होता है रचना यादव के सामने आता, कहने लग जाता है कि भाभी तुमसे कभी भी जो भाई हैं इधर संजय पटेल शादी नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। इस बात को सुनकर रचना पूरी तरह से भन्ना जाती है और इसकी जानकारी लेने के लिए संजय से पूछताछ, संजय उसे समय स्वीकृति दे देता है, जिसकी वजह से अब वहीं रचना और संजय के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच संजय इशारा मारता है, तीनों को तीनों मिलकर वहीं रचना यादव को गला दबाकर हत्या कर देते हैं। और वहीं पास जो होता है देखते हैं एक जो होता है बांध होता है। उसी बांध के पास जैसे ही नज़ारा देखते सोचते हैं बॉडी ठिकाने लगाने के लिए अच्छा समय दिख रहा है, बॉडी ठिकाने का प्लान बनाते हैं। तो लेकिन वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है, लेकिन वहाँ से तीनों कार लेकर फरार हो जाते हैं। और कार चलाते चलाते पूरा का पूरा रात का लगभग 2 बजे का वक्त टाइम हो जाता है। और तभी आधी रात का जब वक्त होता है तभी वह कार जो होता है अब किशोरपुरा गाँव पहुँचता है। इसके बाद अब इधर जो होता है जैसे कार विनोद पटेल के खेत के पास पहुँचती, वहाँ एक कुआं होता है, वहीं के पास रुक जाते हैं। और वहीं जो होता है बॉडी के इधर अब तीनों के तीनों मिलकर 7 पार्ट करते हैं और कई पार्ट जो होता है 3 बोरी में डाल देते हैं और सिर, और साथ में 1 पार्ट चौथी बोरी में डाल देते हैं। 3 बोरी जो होता है उसी कुएं में डम करके वह अपने कार को लेकर सहित वहाँ से निकल जाते हैं। और जब निकल जाते हैं कार चलाते चलाते वहाँ से लगभग इधर 7 किलोमीटर दूर जो रिवर गांव पड़ता है, वहीं पास एक लाहौरी नदी पड़ता है।
उसी नदी के पास जो होता है कार लेकर खड़े हो जाते हैं, चौथी बोरी उसी से उतरते ही पुल होता है उसी में ले जाकर डंप कर देते हैं। फिर वहाँ से जो होता है इधर संजय पटेल और दोनों को अपने अपने घर वापस भेज देता है, फिर अपने घर वापस लौट जाता है। संजय पटेल अपने घर वापस लौट जाता है और संजय यही सोच लेता है कि उन बोरियों में हमने काफ़ी सारे पत्थर भरे हुए थे और पत्थर की वजह से वह सारी बोरी जो होता है कुएं में दब पड़ जाएंगे और एक बोरी जो होता है नदी में तौर तरीके से बह जाएगा। ये सब सोच साच कर अपने मंसूबों को इधर जो होता है सफल होते देख कर अपनी ज़िंदगी जीने का भरपूर कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही अब 13 अगस्त साल 2025 का वक्त होता है तो उसी दिन जो होता है पूरे रात बेहतर तरीके से बारिश हुई, जिसकी वजह से कुएं में काफ़ी सारा पानी भर जाता है और भरने की वजह से 2 बोरी जो होता है मौके पर ऊपर तैरने लग जाता और बोरी ऊपर जो होता नज़र इधर आकर विनोद पटेल का पड़ता है और सारा मामला पुलिस थाने में आ जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आता है, आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर संजय पटेल और साथ में संदीप पटेल की ही तहरीर पर जो होता है पुलिस की जो टीम होती है अब इधर प्रदीप अहिरावत की तलाशी करने निकल जाती है, काफ़ी मेहनत करती है, यहाँ तक कि दोनों की भी मुठभेड़ भी हो जाता है। पुलिस की टीम जो होती है कैसे तैसे कर कर प्रदीप अहिरावत को कस्टडी में लेती है। अब जो होता है पुलिस की टीम इधर तीनों को ले जाती है वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क ज़रूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।